नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें देखो पहला पार्ट दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। देखो, विशेषताओं को पढ़ने से पहले देखते हैं कि जो संविधान एक शब्द लिखा गया है, इस संविधान का क्या अर्थ होता है। जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने के लिए उस परिवार के कुछ नियम होते हैं, बड़े बुजुर्गों द्वारा नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर ही परिवार का संचालन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, एक नियमों का ढांचा होता है, उसी ढांचे को संविधान कहा जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, यानी भारत का जो संविधान है, भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो संविधान निर्मित किया गया है, उसकी कौन कौन सी मुख्य लोकप्रिय विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चर्चा करते हैं सबसे पहली विशेषता के बारे में। भारतीय संविधान की पहली विशेषता दी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, यानी भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया है, तथा इसमें इसे किसी भी राष्ट्र के द्वारा, यानी किसी भी दूसरे राष्ट्र के द्वारा थोपा नहीं गया है। और भारत पूर्ण स्वतंत्र है। भारत क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है, यानी अपने आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से भारत स्वतंत्र है। भारत वैदेशिक स्तर पर हो या आंतरिक स्तर पर हो, पूर्ण रूप से जो निर्णय है वो स्वतंत्र रूप से लेता है। यानी भारत जो राष्ट्र है वो क्या है? पूर्ण स्वतंत्र है। इसीलिए भारतीय संविधान की विशेषताओं में रखा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने निर्णय स्वेच्छा के अनुसार लेता है। भारतीय संविधान की हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले आता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा ही निर्मित किया गया है, तथा उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसीलिए कहा गया है कि यह भारत खुद आत्मनिर्भर है, यानी किसी दूसरे देश पर आधारित नहीं है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता के बारे में। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है प्रस्तावना। दूसरी मुख्य विशेषता प्रस्तावना, यानी भारत की जो संविधान है या भारतीय जो संविधान है उसकी मुख्य विशेषता में शामिल किया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी कार्य को करने से पहले या कोई भी प्रारूप तैयार किया जाता है, कोई योजना बनाई जाती है, उसके उस योजना के जो मुख्य बिंदु है उनको एक जगह पर संग्रहित किया जाता है। हम कह सकते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता एक प्रस्तावना है। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था की ओर इशारा करता है, इसका हम अध्ययन कर सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है, यानी अमेरिका का जो संविधान है उससे प्रेरित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। मुख्य रूप से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है या किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। इसके अलावा बड़े लेवल पर जैसे शिक्षक विभाग की कोई भी भर्ती होती है तो उसमें प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाता है, इससे भी आगे पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी रूपरेखा कहां से ली गई है, तो उसमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। यानी जो शैली है, प्रस्तावना की जो शैली है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया की। और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य सभी विशेषताओं को शामिल किया गया है, जैसे कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, उसके अलावा कौन कौन सी व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी गई है भारतीय संविधान में, वो सभी चीजें किसमें दी गई है? प्रस्तावना में दी गई है। उसके बाद में अगली विशेषता के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख रूप से तीसरी विशेषता दी गई है कि विश्व का सबसे विशाल संविधान। नाम से ही पता चलता है विशाल संविधान, यानी भारतीय जो संविधान है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यानी भारतीय संविधान से बड़ा किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का संविधान नहीं है। क्यों है भारतीय संविधान बड़ा? देखो, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेदों की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कुछ पुस्तकें ऐसी है, जैसे एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक है, उसमें कुल अनुच्छेद 465 भी दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद है। इसके जो अनुच्छेदों के उपभाग है उनको जोड़ते हैं तो लगभग 465 के पास अनुच्छेद होते हैं, लेकिन काउंटिंग में 395 ही अनुच्छेद पढ़ते हैं। हमने कहीं पे भी पढ़ा होगा अनुच्छेद, लेकिन उसमें 396-97 अनुच्छेद नहीं पढ़े, क्योंकि 396-97 अनुच्छेद होते ही नहीं। कुछ अनुच्छेद है जिनके उपभाग होते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 है, उसमें अलग अलग प्रकार के 6 भाग जोड़े गए, अलग अलग स्वतंत्रताएं दी गई है। उस प्रकार से 465 हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो 395 ही अनुच्छेद है। उसके बाद में पूछा जाता है अनुसूचियां। भारतीय संविधान में भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी 8, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है ये भारतीय संविधान की, क्योंकि इसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है और समय के साथ साथ परिवर्तन भी आवश्यक होता है। इसलिए भारतीय मूल संविधान में, यानी जब संविधान लागू हुआ था, उस समय को ध्यान में रखकर कुल कितनी अनुसूचियां शामिल की गई थी? 8 अनुसूचियां ही शामिल की गई थी, लेकिन समय और आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हुए और उसके बाद में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई है। उसके अलावा नाम आता है भाग। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद है 395, उन अनुच्छेदों को ही अलग अलग भागों में बांटा गया है और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। अनुच्छेद 395, उसके बाद में अनुसूचियां, जो मूल संविधान था उसमें 8 थी और वर्तमान में 12 है। उसके अलावा भाग भी कितने? 22 भाग, यानी जो 395 अनुच्छेद है उनको 22 भागों में बांटा गया है। उसके अलावा एक नाम और आता है परिशिष्ट, यानी मुख्य रूप से जो बड़े बड़े संविधान संशोधन हुए हैं उनके लिए परिशिष्ट शब्द काम में लिया जाता है। जैसे कश्मीर मुद्दा है, शिक्षा का अधिकार है, उनको लेकर एक परिशिष्ट शब्द भी काम में लिया जाता है। और कुल परिशिष्टों की संख्या भारतीय संविधान में कितनी है? 5 है। इसके अलावा बात करते हैं, ये तो मुख्य विशेषता है, विश्व का सबसे विशाल संविधान भारतीय संविधान, इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचियां हैं और भाग है। बात करते हैं ब्रिटेन की, जिसका भारत पहले उपनिवेश रह चुका है। ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें कुल 147 ही अनुच्छेद है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का संविधान है उसमें केवल 8 ही अनुच्छेद है और भारतीय संविधान के का जब नाम आता है तो उसमें अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद है। इसलिए भारतीय संविधान को सबसे विशाल संविधान कहा गया है। अब चर्चा करते हैं अगली विशेषता की। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लिखित है। भारत का जो संविधान क्या है? एक तो लिखित व निर्मित संविधान। जो भारतीय संविधान है वो लिखित और निर्मित है। लिखित नाम से ही पता चलता है लिखित किस प्रकार से, यानी जो पूर्ण रूप से संविधान है वो क्या किया गया है? लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है उसे। और निर्मित यानी निर्माण किया गया है। ये भारतीय जो संविधान है वो किसी संस्था के द्वारा थोपा नहीं गया है। भारतीय लोग थे, इनकी एक संविधान सभा थी। क्या थी? संविधान सभा थी। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनके बाकायदा चुनाव हुए थे। कुछ देशी रियासतों से राजाओं के द्वारा मनोनीत भी किए गए थे और इन्हीं सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। यानी भारतीयों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान क्या है? निर्मित है, लिखित यानी पूर्ण रूप से लिपिबद्ध किया गया है। उसके बाद में अगली विशेषता,
संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संसदीय शासन व्यवस्था, एक तो होती है संसदात्मक और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। जैसे भारतीय सबसे अच्छी संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन की है, और भारतीय संविधान में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई। सबसे अच्छी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था ये आपके अमेरिका की है। सबसे अच्छी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका की है और सबसे अच्छी संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन की है। भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक है। दो नाम आपने सुने होंगे, एक तो होता है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका। जहां पर पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है तो वो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर संसद होती है बाकायदा, और संसद में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है उसमें संबंध पाया जाता है, और एक प्रधानमंत्री का पद भी होता है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पद होते हैं। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी इसमें मुख्य रूप से पावरफुल राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। पूर्ण रूप से पावरफुल होता है राष्ट्रपति, और इसमें संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है। लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था में पावरफुल प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां दी जाती है उन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर ही करता है। ये होती है संसद। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जहां पर संबंध पाया जाता है वो संसदात्मक है, जहां पर संबंध नहीं पाया जाता है वो अध्यक्षात्मक होता है। भारत में हम प्रधानमंत्री का नाम भी सुनते हैं और राष्ट्रपति का नाम भी सुनते हैं, लेकिन अमेरिका में हम मुख्य रूप से केवल और केवल राष्ट्रपति का ही नाम सुनते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और भारत का जब नाम आता है तो उसमें नाम आता है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इसीलिए होता है क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। अगली विशेषता के बारे में अब चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक या मूल अधिकार हुए कर्तव्य। भारतीय संविधान की अगली मुख्य विशेषता है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। बात करते हैं मूल अधिकारों की। भारत में आम नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, आम नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन यानी स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करने, अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देने के लिए पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से, कहां से? अमेरिका के संविधान से शामिल किए गए या अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं। उसके बाद में नाम आता है मूल कर्तव्यों का, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जैसे हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते हमें कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, यानी देश के लिए हम क्या करें। सार्वजनिक संपत्ति की हम रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता रखते हैं। इसके अलावा जैसे शिक्षा के अधिकार में माता पिता का कर्तव्य होता है कि बालकों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। यानी ये सभी हमारे क्या है? कर्तव्य। यानी एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं वो क्या है? मूल कर्तव्य है। ये हमारा जो संविधान है उसकी सुंदरता को दर्शाने का कार्य करता है, यानी भारत का व्यक्ति कितना स्वतंत्र है, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। अब बात करते हैं हम संविधान की अगली विशेषता की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
देखो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसको दिए गए हैं? राज्यों को दिए गए हैं। यानी भारतीय जो राज्य हैं, भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। इसके अलावा भारत जो संघ है उसके लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और उन राज्यों को कुछ नियम दिए गए हैं सरकार संचालन के लिए। सरकार संचालन के लिए राज्यों को भी कुछ नियम दिए गए, उन नियमों के अंदर रहकर ही सरकारें कार्य करती है। अगर भारतीय संविधान में तो नीति निर्देशक तत्व है वो शामिल अगर नहीं किए जाते, भारतीय संविधान में अगर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में भारतीय शासन व्यवस्था भी तानाशाही हो सकती थी। नाम सुना होगा आपने किम जोंग का, पूर्ण रूप से तानाशाही शासक। ठीक उसी प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था भी तानाशाही हो सकती थी। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेषता दी गई है जिसके माध्यम से जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो तानाशाही नहीं बन सकती, तो उसमें नाम आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और ये प्रमुख रूप से व्यक्ति को नहीं दिए गए, राज्यों को दिए गए। यानी कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन नियमों के अधीन रहकर ही शासन व्यवस्था या सरकारें हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सभी के लिए पूर्ण रूप से लागू होते और उन्हीं नियमों के अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। बात करते हैं अगली विशेषता की। समाजवादी राज्य। जो भारतीय शासन व्यवस्था है, भारतीय जो संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द जोड़ा गया है समाजवाद। समाजवाद शब्द बना है समाज से, और समाजवाद में प्रमुख रूप से समाज की समानता को शामिल किया जाता है। समाज के सभी वर्ग समान है। सब जो राज्य है वो पूर्ण रूप से समाजवादी है, किसी एक समाज के लिए कार्य नहीं करता है। सभी एक समाज में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी लोगों के लिए समान रूप से कार्य करने वाली भारतीय शासन व्यवस्था है, इसलिए समाजवाद शब्द जोड़ा गया। और प्रमुख रूप से समाज की मुख्य कड़ी व्यक्ति को माना जाता है और हमारी जो शासन व्यवस्था है वो जनता पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? जनता पर। यानी जो सरकारें हैं वो केवल और केवल जनता के लिए कार्य करती। राष्ट्र बना है तो जनता से बना है और राष्ट्र की जो भी शासन व्यवस्था है वो जनता के लिए कार्य करती है। यह होती है समाजवादी। उसके बाद में बात करते हैं अगली विशेषता की, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, जो पंथ शब्द है वो प्रमुख रूप से धर्म के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है? धर्म के लिए। और भारतीय जो संविधान है उसमें प्रमुख रूप से पंथ निरपेक्षता को मुख्य स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, हम अपने धर्म की पालना कर सकते हैं, धर्म के अनुसार रह सकते हैं, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। भारत के लिए चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सभी समान रूप से मायने रखते हैं। भारत का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है, यानी पूर्ण रूप से एकता स्थापित करने की बात करता है भारतीय संविधान। जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका राष्ट्रीय धर्म है मुस्लिम, उसके किसी भी बड़े पद पर, राष्ट्र के किसी भी बड़े पद पर मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अनेक धर्मों के लोग भारत के अनेक बड़े बड़े पदों को संभाल चुके हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का पद हो। यानी भारत में धर्म कोई भी मायने नहीं रखता। भारत की जो शासन व्यवस्था है वो पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था है, यानी किसी भी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है। भारत का राष्ट्रीय धर्म कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार भारत में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष मानी जाती थी। कितनी मानी जाती थी? 21 वर्ष। यानी अगर व्यक्ति 21 वर्ष का हो चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ चुका है तो उसे मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। वह शासन व्यवस्था में भाग ले सकता है, मतदान कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन?
61वां संविधान संशोधन 1969। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए। कितने वर्ष से? 18 वर्ष। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार की वर्तमान आयु कितनी है तो 18 वर्ष है, और 18 वर्ष के बाद में व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है, वो चुनाव में भाग ले सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख 10 विशेषताएं। सबसे पहले चर्चा करी थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, यानी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेता है। भारत का संविधान किसी के द्वारा थोपा नहीं गया। उसके बाद में चर्चा करी थी हमने प्रस्तावना की, यानी भारतीय संविधान की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको प्रस्तावना में शामिल किया गया है। उसके बाद में विश्व का सबसे विशाल संविधान, विशाल यानी सबसे बड़ा संविधान, भारतीय संविधान के मुकाबले किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है। लिखित और निर्मित संविधान, यानी पूर्ण रूप से लिखा गया है और भारतीय लोगों द्वारा निर्मित यानी बनाया गया है। भारतीय स्वयं अपने हाथों से भारत के लिए संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद में संसदीय शासन व्यवस्था, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है। प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वह केवल और केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है। उसके बाद में है मूल व मौलिक अधिकार यानी कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, एक साधारण व्यक्ति को, आम नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनके तहत वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और अपने कार्यों का संचालन कर सकता है। उसके अलावा कर्तव्य दिए गए हैं। प्रमुख रूप से हम भारतीय नागरिक है और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे कुछ ड्यूटीज बनते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें। उसके बाद में अगली विशेषता राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसमें राज्य की सरकारों को तानाशाही बनने से रोकने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी नीति निर्देशक तत्वों में जिन नियमों का उल्लेख किया गया उन नियमों के अधीन रहकर ही सरकार कार्य करती है। कोई भी राजनीतिक दल है वो कार्य करता है। समाजवादी राज्य, यानी एक समान समाज की स्थापना करने का कार्य भारतीय संविधान में किया गया है। उसके बाद में है पंथ निरपेक्षता, यानी भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय पंथ नहीं है, भारत के लिए सभी धर्म समान है। उसके बाद में वयस्क मताधिकार, यानी भारत में मतदान करने की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसके बाद में 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष होने के बाद में व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है और उसके बाद में वो मतदान में भाग ले सकता है। और पहले जो 21 वर्ष आयु थी उसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष कर दिया गया है। थैंक यू।